मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। आई होप सो अब आपको लाइफ प्रोसेसेस के डेफिनेशन में कोई इशू नहीं होगा। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेसेस, जिसमें आपने जाना कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस हैं, क्योंकि ये काफ़ी वाइटल है। इनके बिना सर्वाइव करना मुश्किल है, राइट। इसके बाद हमने देखा कि न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड इट इज़ ऑफ टू टाइप, राइट। पहला है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, चलो एक बार लिख लेते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। फिर हमने देखा कि फर्दर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक हाउ द ऑर्गेनिज्म टेकिंग देयर फूड, राइट। तो पहला हो जाता है हमारा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक, देन पैरासिटिक, लास्ट वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, फंजाई याद रखेंगे। बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे ही काम करता है, बट ठीक है। और पैरासाइट में आप 2 याद कर लीजिए, प्लांट में याद कर लीजिए, कुस्कुटा, लीच। इन दोनों में हमेशा आप देखिए कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमेशा एक होस्ट होता है जिस पर अटैक होता है, राइट। और दूसरा जो खुद पैरासाइट है, और एक खुद पैरासाइट होता है। जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा, वो फर्दर भी बहुत सारी चीज़ों में लाइक एक्टोपैरासिटिज्म और एंडोपैरासिटिज्म हो सकती है। लाइक अगर पैरासाइट बाहर से अटैक करता है, बाहर से फूड का न्यूट्रिशन को ले लेता है, तो एक्टोपैरासाइट होता है वो। अगर वो बॉडी के अंदर जाके काम करता है, जैसे लीच करता है, किस्केटा इसमें एक्टोपैरासाइट होता है, लीच हमारा एंडोपैरासाइट होता है, ओके। फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा कुछ स्टेप्स आते हैं कि कौन कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है। होलोजोइक में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होना चाहिए, कंप्लीट ब्रेकडाउन। एक प्रॉपर तरीका होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है कि प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और इनसाइड द बॉडी पूरा डाइजेशन जो रहेगा, फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ होना है? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। अभी हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बॉडी, राइट। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बीच में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। हम लोग यहीं से चल रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस क्लियर है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बीच में डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। इधर हम लोग ऑटो देखेंगे, इधर हम लोग हेटेरो देखेंगे। ऑटो में अगर पहली बात देखें, दे कैन प्रिपेयर फूड थ्रू इटसेल्फ, राइट। मैं हाफ करके लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये डिपेंड ऑन अदर्स, है ना, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं बेटा, उनकी हेल्प लेते हैं ये। जैसे आपके पास वाटर होगा, O2 होगा, ये उससे अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे, फूड बनाएंगे। और ये फूड क्या होता है? ये ऑर्गेनिक फूड होता है, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये मेंटेन कर लेंगे, फूड क्या सब्सटेंस, ठीक। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया, हाउ स्वीट, राइट। थर्ड में एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल पता है आपको इसके ऑटोट्रॉफिक के? ऑल प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया। ये क्या हो गया? ये हो गया आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा। नोट्स दूंगी, बट अभी मैं डिफरेंस आपको क्लियर कराती जा रही हूँ, ताकि आप जब नोट्स पढ़ें तो आपको समझ में आए कि आपने पढ़ा क्या है, लेक्चर में आपने देखा क्या है, राइट। पहला क्लियर है, इनऑर्गेनिक से बना रहे हैं, तो जब ये डिपेंड ही है उन पर, तो ये तो फूड इनका कुछ है नहीं, तो ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर है नहीं। लाइक यहाँ पे आप एब्सेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट प्लांट खाना। इनडायरेक्ट क्या होता है कि प्लांट को पहले कोई एनिमल खाया, फिर एनिमल को कोई हेटेरोट्रॉफ खाए, राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है। एग्जाम्पल लिख लो बेटा, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, हेट्रो में लिखने के लिए आपके क्या है, ये भी लिख सकते हो। हेट्रो का एग्जाम्पल फंजाई हो सकता है, हेट्रो का एग्जाम्पल
कुस्कुटा हो सकता है, लीच हो सकता है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है, अमीबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो हेट्रो में आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो है ये खत्म हो जाता है। डिफरेंसेस क्लियर। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। यहीं पर आपको लिखना चाहिए था फूड, प्रिपेयर फूड थ्रू इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें इसको पहले कौन प्रिपेयर करता है, लाइक ये कौन परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस, इट इज द प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मैं लिख लूं फिर दिखाई देगा आपको, सुनते जाइए। इट इज द प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, थ्रू विच दे प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, by taking CO2 and water from the environment से लेते हुए ये करते हैं। आगे और लिख लो, in the presence of sunlight and chlorophyll। मैंने यहाँ तक लिखा है, हमने लिखा है it is the process performed by autotrophs through which they can prepare their food by taking CO2 and water from the environment। आगे लिख लेते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं। आगे लिखते हैं हम कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वाओ, क्लोरोफिल क्या है बताएं जरा? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। डन। चलो, इक्वेशन याद है? तो अभी हमने कहा कि CO2 को लेकर के और H2O को लेकर के प्लांट अपना खाना बना लेता है। प्लांट जो खाना बनाता है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और क्या रिलीज करेगा? कुछ रिलीज भी करेगा ना बेटा, O2 रिलीज करेगा और थोड़ा मॉइस्चर रिलीज करता है जिसे हम H2O कहते हैं। ठीक है ना, बैलेंस कर लो बेटा। ग्लूकोज को लिखते हैं C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? शुगर्स भी बोलते हैं, प्यार से हम इन्हें शुगर्स बोलते हैं। शुगर, कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोलते हैं, राइट। चलो बैलेंस कर लो बेटा। यहाँ पे हो जाएगा 6 कार्बन हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा कितना? 12H2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6O2 और 6H2। ठीक है, चलो लेटर आप लोग इस इक्वेशन को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलो आगे चलो। इसके बाद है हमारा क्या कहते हैं, पूरा बन गया। मतलब कि हमने क्या सीखा बेटा अभी तक हमने सीखा है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, ये पता चल गया हमको। और कौन से वाइटल लाइफ प्रोसेसेस हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आपको पता ही है, ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, है ना, ऑब्टेनिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन टू गेट एनर्जी। ठीक है, चलो फिर है न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड, तो हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? फर्स्ट वन विल बिकम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वापस से कि ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, मतलब कि आपका मेथड क्या है फूड को ऑब्टेन करने का, है ना, किस तरीके से आप फूड को ऑब्टेन करते हैं, इस बेसिस पर अगेन हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजैइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पैरासिटिक के बारे में भी पढ़ेंगे, होलोजैइक के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हमें आइडिया है होलोजैइक में, राइट। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? अमीबा पढ़ना है और ह्यूमन बीइंग पढ़ना है। ह्यूमन बीइंग के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया है, राइट। सैप्रोफिटिक में अभी मैंने बोला एग्जाम्पल याद कर लो, पैरासिटिक में मैंने बोला एग्जाम्पल याद कर लो। मैंने आपको एक्टोपैरासाइट भी बताया और एंडोपैरासाइट भी बताया, राइट। होलोजैइक में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अमीबा और ह्यूमन बीइंग, आपको पता है। यहाँ तक पहुंचने से पहले हम ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक की डेफिनेशन के बीच का, लाइक उनके बीच में डिफरेंसेस देख रहे थे। हमने यहाँ पे डिफरेंसेस देखा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, इन ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करता है, जैसे कि हाइड्रोजन और H2O और वाटर और H2O और O2, और उससे अपना फूड बनाता है। फूड क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ कौन हो सकता है?
कंप्लीट प्लांट्स है, और दूसरे कौन है आपके बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया। फिर हेटेरोट्रॉफ में वैसे ही इसका उल्टा कर दो, डिपेंड करते हैं किसी और पर। नेक्स्ट में मैंने अगेन आपको लिखा है कि इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और पर डिपेंड करते हैं, यानी कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो कि ह्यूमन बींग, ठीक है, या एनिमल्स। और देखो हेटेरोट्रॉफ में लिखने का अच्छा फायदा कि आप यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इसे परफॉर्म करते हैं। फिर हमने देखा, अच्छा यहाँ पे हमने बताया था कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से इसको काम करते हैं, तो हमें जाना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। हमने फिर जाना कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। और क्या लेते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, इन एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लेते हैं। और क्या करते हैं, और किसकी हेल्प लेते हैं, और किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं, वो प्रेजेंस में काम करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल सनलाइट आपको पता है कि ओमनी प्रेजेंट है, हम हर जगह है, आपको पता है, वहां से आपकी सनलाइट आ जाएगी, फोटॉन्स है वो। इसके बाद बात करें क्लोरोफिल की, है ना। क्लोरोफिल क्या होता है, अभी हमें देखने की जरूरत है कि क्लोरोफिल की बात हुई है तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो आपको लीफ में मिलेगा, ग्रीन प्लांट्स में मिलेगा। जहां ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो भी पोर्शन प्लांट का ग्रीन है वो क्लोरोफिल है, उसमें प्रेजेंट है, और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपने प्लांट में ये CO2 एंटर कैसे किया। ये एंटर करता है बेटा थ्रू स्टोमेटा। कैसे एंटर किया, स्टोमेटा के थ्रू एंटर किया। स्टोमेटा क्या होता है, जो लीफ होती है, लीफ को बेटा, इस लीफ में बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। देखो इस लीफ को अगर हम क्रॉस सेक्शन कट करें बेटा, अगर हम इसे ऐसे कट कर दें, इसे टीएस कहते हैं, टीएस अगर हम काटें तो ये हमें कैसी दिखाई देगी बेटा। इसको देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, कुछ इस तरह से, जैसे कि ये लीफ है, ये लीफ है, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होती है ना, डॉर्सो वेंट्री फ्लैटेंड होती है, दोनों साइड चिपका हुआ रहता है। अब सोचो लीफ अगर चिपका हुआ नहीं रहता तो क्या होता। अब सपोज ये लीफ है, ठीक है, मैंने बोला मैं इसे ऐसे कट करूंगी, तो ये ट्रांसफर सेक्शन होता है। अगर मैं इसे ऐसे कट करूंगी, ऐसे मैंने कट कर दिया, अब क्या मैं इसको ऐसे देख लूं कि ये कैसा था, ऐसे देखने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे लेयर्स दिख रही हैं, एक ऊपर का लेयर दिख रहा है, मतलब एक ऊपर का लेयर दिखाई दे रहा है, फिर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, कुछ ऐसे, समझ रहे हो, यानी कि हमें इस साइड से कैसा व्यू दिख रहा है वो मैं देख पा रही हूँ इसको कट करने के बाद। अभी तक ये इसमें ऐसे था, मेरे को अब कोई बोले तो मैं क्या बताऊंगी, एक ये मैं सेक्शन बताऊंगी, इसको पलट के एक ऐसे बताऊंगी, ठीक है। कहीं पे भी सर्कुलर आपको दिख नहीं रहा है, एक आपको ये एरिया दिख रहा है, एक आपको ये एरिया दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कट कर देती हूँ तो समझने की कोशिश करो बेटा, जैसे ही मैं इसे कट करती हूँ तो मुझे ये सेक्शन देखने को मिलता है, ये सेक्शन देखने को मिलता है, ये वाला सेक्शन जो अभी तक इसमें ऐसे बंद था, ठीक है, जो मुझे नहीं दिख रहा था, अब मैं ये सेक्शन देख पा रही हूँ। इसी तरह से लीफ को कट करके जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखती है बेटा, ऊपर एक एपिडर्मिस दिखती है, ऐसे लेयर दिखती है, सेम नीचे भी एपिडर्मिस दिखती है। क्यूटिकल की हल्की सी लेयर, बहुत ही लाइट वगैरह रहता है, बट वो लीफ टू लीफ डिपेंड करता है। तो यानी ये अपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस ऊपर की लेयर को कहते हैं, ऊपर के सेल को एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मल सेल कहते हैं। तो ये होगी एपिडर्मिस, जिसे कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, पैलिसेड सेल्स रहते हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स रहते हैं, ऐसे लंबे लंबे, जो लंबे लंबे सेल्स हैं, और कुछ ऐसे गोल ऐसे सेल पड़े रहते हैं, ठीक है। लंबे वाले सेल को हम कहते हैं पैलिसेड सेल्स, पैलिसेड सेल्स, और ये जो गोल गोल है इन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स, ठीक है। अभी ये काम आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है बेटा, अब लोअर एपिडर्मिस में आपको यहां पर देखने को मिलते हैं स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस में थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा होते हैं, अपर एपिडर्मिस में कम होते हैं, वरना सारा पानी उड़ जाएगा ना इसी से। जैसे कोई चीज़ आ सकती है तो वहाँ से कोई चीज़ जा भी तो सकती है, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा जो रहते हैं वो लोअर एपिडर्मिस में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, ताकि सारा पानी उड़ ना जाए। ओके, अब देखो, अब स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा पोर लाइक, देखो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ दिखाई है अपर में, अब सोचो इसी स्ट्रक्चर को ऐसे पिचका कर दो, पिचका दो, तो अपर एपिडर्मिस ये रही, इसके बीच में, इसके नीचे कौन होंगे, इसके नीचे पैलिसेड सेल्स होंगे, फिर कौन होगा, फिर स्पॉन्जी सेल्स होंगे, फिर लास्ट में क्या आएगी, ये रही मेरी लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस में भी हमारे क्या है, स्टोमेटा। समझ पा रहे हो ना, आई होप सो समझ पा रहे होगे। इमेजिन करने की कोशिश करो बच्चे,
चलो आगे देखते हैं। तो हमें स्टोमेटा पता चल गया। स्टोमेटा क्या है बेटा? दीज आर टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीफ। ऐसे होता है, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट है, हमने यही बताया आपको। वेरी गुड, चलो समझ में आ गया। स्टोमेटा का काम क्या है? क्या फंक्शन होगा स्टोमेटा का? स्टोमेटा का काम क्या है? रोल क्या है इसका? क्या काम करता है? अभी हमने बताया कि CO2 जाएगा कैसे, है ना? यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर CO2 को अंदर ले रहा है तो यहां से O2 बाहर भेज रहा होगा, है ना? तभी कहां से जाएगा? स्टोमेटा से जाएगा। वेरी गुड। फिर क्या करता है? फिर मैंने बोला कि अगर आपके स्टोमेटा सबसे ज्यादा अपर एपिडर्मिस में होते तो पानी भी उड़ जाता, है ना? क्या हो जाता? ट्रांसपिरेशन हो जाती, लॉस ऑफ वाटर हो जाता। लॉस ऑफ वाटर इन ए फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो अभी आप जान लीजिए, आगे हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन, बट अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन में हेल्प से, ट्रांसपिरेशन में भी स्टोमेटा हेल्प करता है। ठीक है ना? कोई चीज आनी है तो वहीं से आएगी, जानी है तो वहीं से आएगी, कोई और डोर तो है नहीं। ठीक है बच्चों, चलो अब जरा देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर होता कैसे, बनाना कैसे है। देखो, कुछ नहीं करना है, बस बन गया, बस बन गया। ये आपका स्टोमेटा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्टोमेटा में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। स्टोमेटा में आपको, अभी आप समझने की कोशिश करो, रुको बता रहे, थोड़ा उल्टा हो गया। ये रहा आपका स्टोमेटा। ठीक है, थोड़ा थिक कर दे। ये क्या है? ये आपका है स्टोमेटा। ये क्या है? गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स में क्या रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट मिलता है आपको। इसके ऊपर ये हो जाता है आपका स्टोमेटल पोर, जहां से चीजें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। ठीक है, और ये क्या है? ये है आपका स्टोमेटा। इसके ऊपर कुछ और एपिडर्मल सेल्स रहते हैं। ठीक है, ये आपके एपिडर्मल सेल्स हैं। तो इतना स्ट्रक्चर खैर आपको आना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, आगे समझो। अब हमारा जो पोर्शन है, अच्छा हमारा रह गया है क्या? सब कुछ हो गया। चलो अब हमारा क्या पोर्शन रह गया? हमारा अब बच गया है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस, फिर आपने पढ़ा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप पढ़े, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक पढ़ा। फिर उसमें आपने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बीच में आपने डिफरेंसेस देखे हैं। फोटोसिंथेसिस की आपने डेफिनेशन देखी है। इसके बाद आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फिर आपने देखा कि ये एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है, CO2 कैसे आ रही है। ठीक है ना? अभी H2O के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि इसी स्टोमेटा के थ्रू आपकी O2 भी रिलीज हो जाती है। जैसे CO2 आता है वैसे ही O2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें जरा सा फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इवेंट्स, इसे स्टेप्स भी कहते हैं। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हो कैसे रहा है, ये सब बन कैसे रहा है। ठीक है ना? पहला देखो, पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है, यहां बताया था ना, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी चाहिए। सनलाइट जैसी आती है, ठीक है, तो क्या होता है? जो क्लोरोफिल होता है वो उसे क्या करता है? कैप्चर कर लेता है। यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप देखो बेटा, देखो ये लीफ है,
लीफ ग्रीन कलर की है। ग्रीन क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जैसे लाइट पड़ेगी वैसे ही वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसे खाना बनाना है। सेकेंड प्रोसेस क्या करता है वो? सेकेंड प्रोसेस उसकी लीफ में होता है, कन्वर्जन हो जाता है। जो लाइट आई है उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो जाता है, यानी वाटर को तोड़ देते हैं। वाटर भी लिया था ना हमने, वाटर बेटा, वाटर थ्रू रूट्स के थ्रू ऊपर आया था, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? इसके बाद हो जाता है, आपके पास क्या बच गया? आपके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्प्शन कर ली। इसके बाद हुआ है कन्वर्जन हो गया है लाइट का केमिकल एनर्जी में, स्प्लिटिंग हो गई है वाटर की, और आपके पास अभी क्या था? CO2 भी तो है। तो क्या होता है? रिडक्शन हो जाती है बेटा। इसके बाद रिडक्शन हो जाती है CO2 की। CO2 का रिडक्शन होने का मतलब है कि इस CO2 में हाइड्रोजन जो एटम है उसको अटैच कर दिया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, यानी और ऐड किया जाएगा। यहाँ पे रिडक्शन का मतलब ऐड करना होता है। तो इस CO2 में आपके रिडक्शन हो जाती है CO2 का, और क्या बन जाता है? बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। इसी CO2 में हाइड्रोजन के एटम लगा करके आपका कार्बोहाइड्रेट बना है, ठीक है। चलो, ये हो गया, इवेंट्स हो गए, राइट। अब हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे अब हम लोग। समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल बताएंगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने डाउट्स रखेंगे, ठीक है। चलो, ओके, पहले एक काम करते हैं, एक साइड हम पेन से पढ़ा देते हैं। वेट करिए ज़रा, पहले पेन से पढ़ा देते हैं। चलिए, खत्म। हम लोग कहाँ तक पहुँचे? अब हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो बेटा, दिखाई दे रहा है आपको? हेटेरोट्रॉफिक बेटा, वो परमानेंट मार्कर है ना, बोर्ड मार्कर है, तो छप जाता है। तो इसमें हमने देखा हमारे पास क्या है? हमारे पास होलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, ठीक है। हमें इसको समझना है पहले। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है। जैसे इंजेक्शन होनी चाहिए, आप खाना पहले मुंह से अंदर लीजिए, फिर आपकी बॉडी में डाइजेशन होनी चाहिए, फिर एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, फिर एसिमिलेशन होनी चाहिए। जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी समझते जाएंगे, ठीक है। एसिमिलेशन होना चाहिए, एसिमिलेशन के बाद इजेशन होना चाहिए, इजेशन होना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है बेटा? अब दिख रहा होगा, इजेशन होना चाहिए। आगे देखो, जो होल, तो इसमें क्या है? इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ना। आपके सॉलिड फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा इनसाइड द बॉडी, है ना। बॉडी के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और ये पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है? होलोजोइक में कौन आता है बेटा? बताया हमने, एमीबा आता है और आपके आते हैं ह्यूमन बीइंग, ठीक। आगे देखो, आगे हम देखेंगे सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इसमें बेटा ऑर्गेनिज्म डेड डिके पे फीड करता है। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिके मैटर। तो इसमें होता क्या है? इसमें ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई पहले डाइजेशन कर लेता है, पहले खाता नहीं है। मान लो ये फूड है, ठीक है। देखो बेटा, सिस्टम क्या है समझने की कोशिश करो। इंजेक्शन का मतलब है खाने को, यानी कि टू जस्ट, इसे ऐसे समझो, इनटेक ऑफ फूड।
इंजेशन अंदर लेना, खाने को इनटेक करना, खाना मैंने खाया, अब डाइजेशन होगा। डाइजेशन में बेटा कैसे होता है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से। आपके बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके प्रोसेस में, देखो बेटा आपकी बॉडी में हमेशा रिएक्शंस होती है। आपकी बॉडी में जो भी काम हो रहा है ना, वो रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। बॉडी में रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। रिएक्शन को हेल्प करता है एंजाइम। थोड़ा सा एंजाइम और कैटालिस्ट में डिफरेंस कर लीजिए। एंजाइम जब भी हेल्प करता है, ये देखो हेल्प करता है टू फास्ट दी रिएक्शन, आपका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भी प्रोसेस चल रहा है वो फास्ट हो जाएगा, इसकी प्रेजेंस में कंप्लीट भी होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बिना इनकी हेल्प से काम होना नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंजाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के लिए, कुछ बनाने के लिए ब्रेक डाउन करेगा, कहीं फॉर्मेशन करता है, तो एंजाइम के बहुत सारे काम हैं। एंजाइम का काम होता है कि अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देना, यानी कि ये पूरी तरीके से केमिकली इनका नेचर डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि यूज्ड हो जाते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट जरूर करता है, बट इसके साथ क्या करता है, अपना नेचर चेंज नहीं करता। जो है वो बना रहेगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो कैटलिस्ट बना रहता है, ठीक है ना। अपने आप में कोई केमिकल चेंजेस आने होने नहीं देता, ठीक। चलो, तो ये हो गया एंजाइम और कैटलिस्ट। तो डाइजेशन होगी, एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन होगा। फिर एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपका ब्लड आएगा, ब्लड सब कुछ एब्जॉर्ब करके डिफ्यूजन के प्रोसेस से लेके जाएगा। एसिमिलेशन में एक एक टिश्यू, एक एक सेल तक जाएगा, ताकि वहां पर जाके फर्दर रेस्पिरेशन हो सके। तो आप देख पा रहे हैं। और जो आपने खाना खाया था, जो भी चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, उसको हम क्या करते हैं, इजेक्ट कर देते हैं। तो यहां तक सब क्लियर है। तो यही चीजें, ये एक तरीका होता है पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन का। ये क्या करते हैं, ये फूड देखो बाहर पड़ा हुआ है, ये से खाएंगे नहीं। सैप्रोफिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जितनी फंजाई हैं, वो क्या करेंगे, ये खाना पड़ा हुआ है, ये अपने मुंह से, अपने यानी कि अपनी बॉडी से सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालेंगे और इसको डाइजेस्ट करेंगे, इसे बाहर आउटसाइड दी बॉडी इसे डाइजेस्ट करेंगे, फिर अपने बॉडी में इसे सक कर लेंगे, ठीक है। इस वजह से ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक तो पहले डेडी के खाया, ऊपर से तरीका अलग है, ठीक है। फिर आते हैं हम पैरासाइट्स पर। पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म पे, जैसे मान लो हम लीच की बात करते हैं, लीच सपोज ह्यूमन की बॉडी में आ गया, ह्यूमन की बॉडी में आ जाएगा, ह्यूमन की बॉडी को अपना होस्ट बना लेगा, घर बना लेगा, और इसमें से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता रहेगा, सक करता रहेगा। समझ पा रहे हो, दूसरे की बॉडी को होस्ट बना करके अपना फायदा निकालते रहना, ठीक है। और ये अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। अभी आपको पता होगा, आपको पता है उसके बारे में, लाइस के बारे में, जुए जो कहते हो जिसे, ठीक है। वो क्या करता है, वो आपके सर पे रहता है और आपके बॉडी में से ही न्यूट्रिशन लेता रहता है, ठीक है। न्यूट्रिशन लेता रहता है, अपने आप को बड़ा करता रहता है, फिर अपने आप को मल्टीप्लाई भी करता रहता है, ठीक। तो वो एक्टोपैरासाइट होता है, आपकी बॉडी के बाहर होते हैं, और जो आपकी बॉडी के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट कहते हैं, ठीक। चलो, अब हम देख लेते हैं कि जो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरीके से अपना काम करता है, ठीक है। देखो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, है ना, किस तरह से ऑब्टेन करता है फूड, और कौन सा फूड, ऑब्टेन फूड। और ये ऑर्गेनिज्म कौन है, यूनिसेलुलर। अब बच्चों मुझे बताओ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मुझे एग्जाम्पल दो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं जैसे एमीबा, वेरी गुड, और पैरामीशियम, ठीक है। कहाँ आते हैं बेटा, ये प्रोटिस्टा में आते हैं। किसके ग्रुप में आते हैं, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के पार्ट हैं ये, ठीक है। तो हमें देखना है एमीबा कैसे काम करता है। एमीबा हैज नो शेप एंड साइज, ये रहा एमीबा,
ठीक है, अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये क्या करता है, इसको फूड दिख जाता है, सपोज ये रहा फूड, तो ये अपने बॉडी में जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, इसकी एक्सटेंशन करता है, इसको बढ़ाता है, बड़ा करता है। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे पैर है। ये मैंने जो देखो पहला जो स्टेप दिखाया था उसे पहला स्टेप समझना, जो मैं एडिटिंग करती जा रही हूँ वो सेकेंड स्टेप है। जैसे कि मान लो इसे ऐसे समझो, ये रहा अमीबा, ठीक है, ये रहा अमीबा, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। देखो इन्होंने अपने सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंशन कर लिया। ये फूड है, फूड को खाने जा रहा है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को बढ़ा लेगा, ऐसे बढ़ा लेगा, धीरे धीरे बढ़ाते 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 फूड पूरा अंदर हो जाएगा और देखो ऐसे हो जाएगा ये। अब ये रहा फूड एकदम अंदर कर लिया, ये बॉडी, ये रहा पूरा साइटोप्लाज्म, ठीक। ये थर्ड स्टेप जो इन्होंने एक्सटेंशन करी है इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर। देखने से लगता है जैसे इसने पैर बाहर निकाल रखे हैं, ठीक है। खाना अंदर ले लिया, कहाँ गया खाना, फूड वॉक्यूल में गया है, फूड वैक्यूल में गया है। फूड वैक्यूल में सब जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा बेटा, और फिर क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज होकर के पूरी बॉडी में एसिमिलेट हो जाएगा, घुल गया। अब पूरी बॉडी है कितनी, एक ही सेल की, एसिमिलेशन हो जाएगी, ठीक है। और जो खाना इनका अनडाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड जो इनका फूड है उसे बाहर कर दिया जाएगा। जैसे लिया था खाना वैसे ही एक्सटेंशन बढ़ा करके उसे डिफ्यूज करके बाहर कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को। बस देखो क्या होता है बेटा, जो यहाँ तक आता है ना, यहाँ तक खाना आएगा और डिफ्यूज होकर बाहर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि ये लाइनिंग बस्ट भी करती है, ठीक है, तो डिफ्यूज होकर बाहर हो जाएगा। जैसे वो खाना लेता है वैसे खाना बाहर कर देता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ओके। आपको ऐसे दिखता, आपको जब कभी पिक्चर वगैरह देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ से बस्ट हो गया है, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड वेट को उसे बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। चलो, तो यहाँ पे वेस्ट भी सरफेस पे आकर के यानी कि सेल मेम्ब्रेन पर आकर के ही बाहर चला जाता है। चलो, ये काम खत्म हुआ। यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपकी बॉडी यूनिसेलुलर है तो आप डिफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। एक ही सेल है ना, एक ही सेल है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है तो आप डिफ्यूज़ कर दीजिए। लेकिन क्या डिफ्यूजन के प्रोसेस से हम भी पूरा खाना, हमारे लिए डिफ्यूजन एक अच्छा मेथड हो सकता है। जब हम खाना लेते हैं तब हम अपनी बॉडी से डिफ्यूज़ क्यों नहीं कर लेते हैं, जैसे अमीबा कर रहे हैं वैसे हम भी डिफ्यूज़ कर लेना चाहिए हमको भी, है ना। लेकिन हमारी बॉडी में डिफ्यूजन नहीं पॉसिबल।